नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने क्लास एनएसपी एकेडमी में। साथियों, आज से हम बिहार बोर्ड के वर्ग 10वीं के क्लास का मैथ ऑब्जेक्टिव का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज अपना फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर का ऑब्जेक्टिव मैंने लिया है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथियों, क्या आपको पता है कि इस चैप्टर से एग्ज़ाम में कुल कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो बता दें कि आपको इस चैप्टर से कुल 10 से 12 क्वेश्चंस आते हैं, और यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लिए तो आप एक भी क्वेश्चन एग्ज़ाम से गलत करके नहीं आएंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि दो धन पूर्णांक ए तथा बी के लिए यदि ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, तो जहां ऑप्शन दिया है आर ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन बी, आर ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन बी, आर ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन एंड इक्वल टू बी, आर ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। तो इस सवाल को बनाए कैसे? तो चलिए आप एक सिंपल सा पहले भाग करें, फिर आप देखें कि बनेगा कैसे। मैंने आपके लिए एक सिंपल सा भाग लिया है, ज़रा आप इसे पहले करें। तो इसमें क्या होगा, 8 8 जा 64, ये माइनस होके 0 बचेगा, यहाँ 8 8 जा 64, यहाँ माइनस होके 1 बचेगा। चलिए एक और छोटा सा भाग ले, जैसे 9 लिए, यहाँ 81, यहाँ 9 82, 9 9 जा 81, यहाँ 0 बचा, यहाँ पर अगर करें तो 9 9 जा 81, यहाँ आके 1। चलिए चलते हैं आगे। अब जरा देखते हैं इसमें क्या होता है। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर है, तो इसमें a क्या होता है? तो a भाज्य होता है, b क्या होता है? b भाजक होता है, q क्या होता है? तो q भागफल होता है, और r क्या होता है? शेषफल होता है। जरा यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करें, तो यहाँ पर ये अगर होता है तो यहाँ पर ये। तो हम यहाँ देख क्या रहे हैं कि r को हमको किसके साथ? तो b के साथ और 0 या 1 के साथ रिलेट करना। तो यहाँ जैसे r देखें तो इसमें r कितना आ रहा है? 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 3। तो हम यहाँ ये देख रहे हैं कि r जो है हमेशा b से लेस ही आ रहा है, r हमेशा b से लेस आ रहा है। और एक बात और देख रहे हैं कि r 0 के बराबर भी आ रहा है, r 0 के बराबर भी एक बात और देखें तो 0 से बड़ा भी हो सकता है r। तो हम अगर लिखना चाहें तो r बराबर हम एक बार 0 भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं? 0 से बड़ा भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं? तो b से हमेशा तो लेस ही रहेगा। तो अगर हम इस सबों को एक साथ लिखें तो यहाँ 0 अगर होता है तो 0 से तो बड़ा होगा r, और क्या होगा? b से छोटा होगा। एक बार और क्या है? तो r बराबर भी है 0 से। तो इसमें ऐसा कहाँ देखने को मिल रहा है? तो हम देखते हैं यहाँ पर डी पर देखने को मिल रहा है। तो अर्थात इस सवाल का आंसर आपके लिए डी होगा। समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए 37 दिया है, बी 4 दे रखा है तथा आर 1 हो, तो क्यू का मान क्या होगा? क्यू का मान क्या होगा? तो ये बड़ा ही सिंपल सा है कि सभी का मान तो दे ही रखा है और एक का मान पूछ दिया, तो इसमें सभी का मान अगर डिपुट कर दे तो निकल जाएगा। जैसे यहाँ पर दे रखा है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए का मान दे रखा है कितना? 37, बी का मान 4, क्यू का मान तो मांग ही रहा है तो क्यू रहने देते हैं, आर 1। यहाँ पर 37 में से इधर 1 माइनस कर दे तो इधर 4 क्यू बचा रह जाएगा, और यहाँ पर घट के 36 और यहाँ 4 क्यू बराबर निकाले तो 36/4, ये कट के आ जाएगा 9, यानी क्यू इक्वल टू आ गया 9, यानी इस सवाल का आंसर हो गया 9। तो चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो ये रहा अपना अगला सवाल। सवाल नंबर 3 कहता क्या है? परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? तो आप जानते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या
जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जो हाँ क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। अपरिमेय संख्या क्या होता है, चलिए इसके बारे में भी जान ले। अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, पी बाई क्यू के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। तो इस दोनों संख्या को अगर योग पूछ रहा है, समूह पूछ रहा है, तो इस दोनों संख्या के समूह को क्या करते हैं? तो दोनों संख्याएं कहाँ हमें देखने को मिलेगी? तो एक वास्तविक संख्या रेखा पर। तो दोनों संख्याओं के समूह को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसमें कहता है कि दो धनात्मक पूर्णांकों a और b का HCF बड़ा पूर्णांक d है तो d द्वारा विभाजित होगा। यानी ये पूछ रहा है कि a b दो पूर्णांक दिया हुआ है जिसका HCF d है, और ये d विभाजित करेगा किसे? a को करेगा, केवल a को करेगा, या केवल b को करेगा, a b दोनों को करेगा, या इनमें से किसी को नहीं करेगा। तो इस सवाल को हम कैसे बनाए? तो एक छोटा सा एग्जाम्पल आप लीजिए। मान लीजिए आपको एक संख्या 8 दिया हुआ है, एक संख्या 6 दिया हुआ है, दोनों का HCF आप निकालें। तो HCF क्या होता है? कॉमन फैक्टर क्या होगा इसका पहले तो हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे, तो 2 2 2, और इसको तोड़ें तो 2 3। अब इसका HCF क्या होगा? जो दोनों में मिल जाए। तो HCF क्या होगा? इसका HCF होगा 2। अब इस 2 के बारे में सोचिए कि ये 2 क्या कर सकता है। ये 2 देखिए तो केवल एक को ही डिवाइड कर रहा है क्या? एक को तो डिवाइड कर रहा है। क्या b को कर रहा है? तो b को भी कर रहा है, यानी a और b दोनों को डिवाइड कर रहा है। 2 से अगर हम 8 में करें तो यहाँ पर 4 बार में 8 को काट देगा। यहाँ से अगर 2 को 6 में रखे तो 3 बार में 6 को भी डिवाइड कर देगा। तो यानी ये 2, यानी कि ये d क्या कर रहा है? तो d दोनों को विभाजित कर रहा है, a तथा b दोनों को विभाजित कर रहा है। चलिए तो इस सवाल का आंसर हो गया C। अब जरा हम कुछ संख्याओं के बारे में जान लें कि पूर्णांक संख्याएं क्या होती है, वास्तविक संख्याएं, अवास्तविक संख्याएं। ये सब वास्तविक संख्याएं, अवास्तविक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। तो प्राकृत संख्याएं क्या होती है? पूछे जाते हैं कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो सकती है, सबसे बड़ी क्या हो सकती है। तो प्राकृत संख्या क्या होती है? तो प्राकृत संख्या गिनती की संख्याएं प्राकृत होती है, गिनती की संख्याएं प्राकृत संख्याएं। यानी गिनती हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं? तो 1 से। तो 1 से लेके 1 2 3 अनंत तक। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं क्या होती है? तो जब गिनती की संख्या में शून्य को शामिल कर ले, जब गिनती की संख्या में शून्य को शामिल कर ले तो वे संख्याएं क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्याएं। यानी अगर हम इसका स्टार्टिंग 0 1 2 3 इन्फिनाइट तक अगर ले जाएं इसको, तो यहाँ पर ये क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्या। रही पूर्णांक संख्या क्या होगी? पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या क्या होती है? जब पूर्ण संख्या क्या है? 0 से स्टार्ट है इनफाइनाइट तक। जब पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को भी शामिल कर ले, क्या कि जब पूर्ण संख्या में देखें तो सिर्फ धनात्मक संख्या ही आ रही है, 0 0 1 2 3, ये इसमें कहीं ऋणात्मक संख्या। जब इसमें ऋणात्मक संख्या को भी शामिल कर ले, यानी ऋणात्मक यानी पीछे इधर माइनस कर ले 1 -2 -3, और इधर भी इनफाइनाइट तक होता है। अब ये समूह जो कहलाएगा, ये समूह पूर्णांक संख्या कहलाएगा। तो चलिए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो अपना अगला सवाल है ये, क्या तो दो संख्याओं a और 18 का लॉसव 36 है तथा मौसव 2 है, तो a का मान क्या होगा? a का मान पूछ रहा है। तो इस तरह के सवाल को बनाने के लिए आप एक फार्मूला पढ़े होंगे क्या? तो यदि दो संख्या मान लेते हैं, एक संख्या a है तथा दूसरी संख्या अगर b है, तो इसका क्या होता है कि a गुने b बराबर क्या होता है कि लॉसव ab का और गुने में मौसव ab का। ये आपस में इक्वल होते हैं, दोनों संख्या का गुणनफल और दोनों संख्या के लॉसव मौसव का गुणनफल दोनों आपस में इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं।
तो यहाँ जैसे हम मान लिए कि ए को निकालना है, अगर मान ले हम कि बी दे रखा है 18, बी को हम 18 मान लें, तो इस फॉर्मूले पर रख कर हम ए का मान निकाल सकते हैं। तो ए को ऐसे ही रहने दे, अगर बी ने हमें 18 माना है तो 18। लॉसो कितना दे रखा है ए बी का, तो लॉसो आपको 36 दे रखा है, और मौसो कितना दे रखा है 2 गुने में 2। तो यहाँ से हम अगर ए निकालना चाहें तो ए बराबर 36 गुने 2 बटे में 18, 18 दूनी 36। तो यहाँ पर ए बराबर 2 गुने 2 यानी 2 दूनी 4। यहाँ से ए का मान इसीलिए मेरा कितना निकल गया 4। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 4। समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये है अपना अगला सवाल, क्वेश्चन 6। दो क्रमिक क्या कह रहा है, दो क्रमिक सम संख्याओं का मौसो क्या होगा। दो क्रमिक सम संख्याओं, अब सम संख्या विषम संख्या तो जानते होंगे किसे कहते हैं। तो सम संख्या वैसी संख्या, सम संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाए, जिसमें 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाए, 2 से पूर्णतया विभाजित हो, जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। तो चलिए दो सम संख्या की बात करें तो दो सम संख्या मान लेते हैं। एक सम संख्या 6 ले ले, एक सम संख्या कोई भी 12 ही अगर ले लें, तो दो सम संख्या क्रमिक सम संख्या कह रहा है, तो क्रमिक सम संख्या अगर हम 6 लिए तो अगला 8 आएगा। अब इसका कहता है मौसो क्या होगा। कोई भी दो सम संख्या ले, क्रमिक होना चाहिए, तो उसका मौसो क्या होगा। हम 2-3 एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए मैंने 3 एग्जाम्पल या दो करके क्रमिक संख्या सम संख्या का। तो इसका अगर हम गुणनखंड करें तो 2 3 में 6, इसका अगर करें तो 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका अगर करें तो 2 दूनी 4 दूनी 8, और यहाँ पर 10 है तो 2 5 6 10। यहाँ पर इसका गुणनखंड करें तो 2 दूनी 4, यहाँ पर करें तो 2 3 6। आप देखें तो जो मौसो वही होता है ना जो दोनों में समान मिल जाए। जैसे यहाँ पर इसमें 2, यहाँ पर 2, इसका मौसो कितना हुआ, इसका मौसो 2। इसका मौसो अगर निकाले तो यहाँ भी हमें दोनों में 2 देखने को ही मिल रहा है, तो इसका मौसो भी 2। और यहाँ पर इसका मौसो अगर निकाले तो इसका मौसो भी 2। यानी यहाँ से हमें पता चल गया कि किसी भी कोई भी दो क्रमिक संख्या अगर हम लेते हैं, कोई भी अगर हम दो क्रमिक संख्या लेते हैं तो क्या होगा, तो उसका मौसो क्या आएगा 2 आएगा। तो फिर इस सवाल का आंसर क्या हो गया 2। तो चलिए समझ में आ गया होगा। यदि आप स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो आप कर लें, साइड हो जाते हैं। तो चलिए अब फिर अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो चलिए ये रहा अपना अगला सवाल। क्या है कि यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मौसो क्या होगा। क्या कह रहा है, दो अभाज्य संख्याएं। तो सबसे पहले तो आप भाज्य और अभाज्य के बारे में जान लें कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होती है। तो जैसे अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं क्या होती है, वैसी संख्याएं या वैसी संख्या जिनका केवल 2 गुणनखंड हो, केवल 2 गुणनखंड हो, केवल 2 गुणनखंड। और वो कौन, दोनों गुणनखंड कौन कौन हो, तो एक वह स्वयं यानी इट सेल्फ, अगर बोले तो इट सेल्फ यानी स्वयं, एक वह संख्या स्वयं होगा। और दूसरा गुणनखंड क्या होगा, दूसरा गुणनखंड एक, जैसे 3 का गुणनखंड क्या हो सकता है, या तो 1 होगा या 3 होगा। 5 या तो इसका गुणनखंड 1 होगा या 5 होगा। गुणनखंड क्या होता है, गुणनखंड वही होता है कि वैसी वह संख्या जो इसको विभाजित कर सके। तो 3 किस किस से विभाजित होगा, या तो 1 से विभाजित होगा या 3 से विभाजित होगा। 5 किस से विभाजित होगा, या तो 1 से या 5 से। यही तो गुणनखंड हुआ। तो वैसी संख्याएं जिनका केवल 2 ही गुणनखंड हो, या तो वह स्वयं हो या 1 हो, तो वह संख्या अभाज्य होती है। अब रही बात भाज्य संख्या की, तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जिनके इन दोनों के अलावा भी, यानी स्वयं और 1 के अलावा भी और भी गुणनखंड हो। जैसे 3 कहते हैं, जैसे 8 ले लिए, तो इसमें क्या हो सकता है, 1 तो होगा ही,
8 तो होगा ही, इसका गुणनखंड 2 भी हो सकता है, ये 2 से भी विभाजित हो जाएगा 8, 4 से भी विभाजित हो जाएगा। तो देखिए 1 और स्वयं के अलावा भी गुणनखंड आ रहा है, तो ये भाज्य संख्या हो गई। तो यहाँ क्या क्या रहा है कि पी क्यू 2 अभाज्य संख्याएं हैं तथा उनका मौसो क्या होगा। तो आप कोई 2 अभाज्य संख्याओं को लिख लें, आप किसी 2 अभाज्य संख्याओं को लिख लें। चलिए हमने लिया 3 लिया, एक अभी 5 3 5 पर ही बात कर रहे थे, 3 5 को ही हम लेते हैं। 2 अभाज्य संख्या हमने लिख लिया। अब कहता है उसका मौसो क्या होगा। तो चलिए इसका किसी भी संख्या को मौसो निकालने के गुणनखंड पहले तोड़ते हैं। तो इसका गुणनखंड तोड़े 3 और 1, इसका अगर तोड़ते हैं तो क्या आ सकता है 5 गुने 1। अब दोनों में कॉमन क्या आ सकता है, तो दोनों में जो कॉमन आता है वही मौसो, दोनों में जो मिले हमें वही मौसो, तो दोनों में क्या मिल रहा है हमें 1। तो इसका मौसो क्या हो सकता है, तो इसका मौसो होगा 1। तो इस सवाल का आंसर हो गया 1। चलिए अगले सवाल है कि 8, यदि a तथा b 2 अभाज्य संख्याएं हैं तो a तथा b का लॉसो क्या होगा। देखिए यहाँ पर पूछा है मौसो क्या होगा और यहाँ पर पूछा है लॉसो क्या होगा। अब लॉसो में क्या होता है कि वैसी संख्याएं, अगर 2 संख्याएं हैं तो दोनों संख्या में क्या होता है, जो दोनों में मिल जाए वो तो होगा ही, और जो दोनों में ना मिले वो भी, तो वो भी, तो यानी कि 3 भी और 5 भी। अगर इसको हम गुना करके लिखे 3 5 15, और डायरेक्ट अगर हम दोनों को गुना भी कर दे तो 3 5 15, यानी अगर इसको हम a मान ले, इसको b मान ले, तो a गुने b, यानी हम कह सकते हैं कि 2 अभाज्य संख्याएं a तथा b है। अगर 3 अगर 5 है तो यहाँ पर हमने इसका अगर फैक्टर तोड़ा तो 1 3 में, और इसका तोड़ा तो 1 5 में। यहाँ पर कॉमन तो 1 आ गया, और जो कॉमन नहीं आने वाली है वो 3 है, 5 है, 3 और 5, यानी गुना करके 15। अगर हम ए बी को गुना करें तो कितना आएगा 15, यानी हम कह सकते हैं कि 2 अभाज्य संख्याओं का लॉसो क्या होगा, 2 अभाज्य संख्याओं का लॉसो क्या होगा, तो उसका गुणनफल होगा। यानी हम कह सकते हैं कि इसका लॉसो हमको अगर पूछे तो यहाँ ऑप्शन मैंने नहीं लिया था क्योंकि इसी से रिलेटेड था, तो मैंने ऑप्शन नहीं लिया, बस आपको बताना था कि मौसो तो 1 होगा ही 2 अभाज्य संख्या का। अगर हमसे लॉसो पूछ दे तो क्या होगा, तो लॉसो कुछ नहीं, दोनों का गुणनफल, यानी ए गुने बी या ए बी करके आपको ऑप्शन लिखा होगा, तो आप उसी ऑप्शन में टिक लगाएंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ें, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। तो चलिए अगला सवाल, 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घातांक क्या है। ऑप्शन है ए 3, बी 5, सी 6, डी 4। तो इस तरह के सवाल को बनाने के लिए आपको गुणनखंड आता होगा, तो गुणनखंड विधि से तोड़िए, और चलिए हम भी करके देखते हैं, आप भी करते रहिए, साथ साथ आप भी प्रत्येक सवालों को बनाते रहें तो बड़ा ही मज़ा आएगा। चलिए अभी हम ये करते हैं, 625 को कह रहा है अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने के लिए, तो इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में अगर हम लिखेंगे तो क्या आ सकता है, 5 5 25, 25 5 125, 125 5 625, 5 25 5 125, 125 5 625। यहाँ हम देख रहे हैं 5 का घात क्या आएगा, 5 का घात कितना आएगा, जितनी बार 5 है उतना, तो 5 का घात कितना आएगा 4, 5 का पावर 4। तो यही तो पूछ रहा है 5 का घातांक क्या है, तो 5 का घातांक क्या होगा 4, यानी इसका आंसर क्या होगा 4। ठीक इसी तरह का मैंने एक और सवाल लिया है कि 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का महत्तम घातांक क्या होगा। चलिए हम थोड़ी देर के लिए आप पर छोड़ते हैं, आप करके देखिए। चलिए साथ साथ हम भी करते ही हैं। तो चलिए 156 को हम अगर तोड़े तो इसको अगर हम करके देखें तो इसमें हम करते हैं तो 2 से, अगर इसको हम अभाज्य गुणनखंड 2 से करके तो 2 7 में 14, यहाँ पर 1 बच गया 16, 2 8 में 16, 2 से करें तो 2 से यहाँ पर 2 3 में 6, 18, 2 9 18, 2 से यहाँ पर लगेगा नहीं, फिर यहाँ पर अब अगला आ जाएगा, क्या आएगा, तो 3 से लगेगा 13 बार में आएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो एक बार चेक कर ले, तो 2 7 14, 1 16, 2 8 16, 2 3 6, 2 9 18, हाँ ठीक। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ रहा है, 2 2 3 13, यहाँ पर 2 का पावर 2 3 13। हमसे पूछ क्या रहा है 2 का महत्तम घातांक, तो 2 का महत्तम घातांक कितना, 2 का घातांक कितना होगा, 2 का अधिक से अधिक 2 बार आ सकता है, तो 2 होगा। तो इसी का आंसर, इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा 2। तो चलिए
साइड हो जाते हैं। आप स्क्रीनशॉट करना चाहें तो कर लें। और चलिए स्क्रीनशॉट हो गया होगा तो हम अगले सवाल की ओर चलें। तो चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो चलिए अपना अगला सवाल है, यदि a बराबर 3 का पावर 3 गुने में 2 गुने में 5 तथा b बराबर 3 का पावर 2 2 का पावर 2 गुने 5 तो मौसो ए बी, यानी ए बी का मौसो पूछ रहा है। तो इस तरह गुणनखंड के रूप में जब दिया रहे किसी ए बी का मान जैसे दिया है गुणनखंड के रूप में, तो इसका मौसो निकालने के लिए क्या करते हैं, तो a बराबर जैसे दे रखा है 3 का पावर 3 गुने 2 गुने 5 और यहाँ पर b बराबर दे रखा है 3 का पावर 2 गुने 2 का पावर 2 गुने 5। तो मौसम में क्या होता है, जो लिस्ट पावर मतलब जो कम पावर वाला होता है वो मौसम होता है, और अधिक पावर वाला लें तो वो लॉसो में चला जाता है, और जिसमें कम पावर हो। तो इसमें हम अगर देखें तो कम पावर क्या हो सकता है, तो मौसो ए बी का अगर हम लें तो कम पावर देखें तो जैसे यहाँ पर 3 को देखें तो दोनों के 3 में पावर कम वाला कौन है, तो पावर कम वाला इसमें 3 है इसमें 2, तो ये। अब 2 में देखें तो 2 में पावर कम वाला कौन है, इसमें पावर 1 ना कुछ है तो पावर 1, यहाँ पर 2 है तो पावर 1 वाला होगा, और यहाँ पर तो दोनों ठीक ही है, तो दोनों में से 5 कॉमन हो गया। अब यहाँ पर इसको गुना करके हम लिखें तो 3 के पावर 2 जैसे दिया है तो यहाँ पर हो गया 9 और यहाँ 2 5, तो क्या हो गया 9 दूनी 18 5 90, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा इस सवाल का 90। अब ठीक इसी का जैसे देखिए यहाँ पर मैंने लॉसो का लिया है। अगला सवाल जो है 12 नंबर, यहाँ पर मैंने लॉसो के रूप में लिया है। a बराबर दिया है क्या, a बराबर दिया है 2 का पावर 2 का पावर 3 गुने 3 गुने में 5 और b बराबर दे रखा है 2 का पावर 4 गुने 5 गुने 7। अब लॉसो में क्या होता है, पहली बात तो जो मिल रहा है दोनों में उसमें बड़ा पावर वाला हम लेंगे। यहाँ पर जैसे हम लिखे लॉसो ए बी बराबर बड़ा पावर वाला कौन है, तो अब बड़ा पावर वाला देखें तो इसमें 3 ही है इसमें 4 है, तो ये हो गया 2 का पावर 4। अब यहाँ पर देखें तो कॉमन इस दोनों में से 5 तो एक कॉमन हो गया तो 5। अब कॉमन ना होने वाली कौन है वो भी लेते हैं हम लॉसो में जो कॉमन हो सकता है वो कॉमन भी लेते हैं, और जो नहीं हो सकता है उसको भी हम लिखते हैं। तो इस दोनों में कॉमन 2 का पावर 3 हो 2 का पावर 4, यहाँ पर जैसे हो गया 5 तो 5, यहाँ पर जो बच जाएगा क्या बच जाएगा 3 बच गया और यहाँ पर 7 बच गया। तो यहाँ पर अब इस सभी को गुना कर लेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर मिल जाएगा। तो जरा देखिए गुना करके यहाँ 2 का पावर 4, तो 2 का पावर 4 क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 गुने 5 गुने 3 गुने 7। यहाँ पर जैसे 16 5 80 छोटा छोटा करके और 7 3 में 21, यहाँ पर 8 एकम 8 8 दूनी 16 1680। इसका सही आंसर हो गया 1680 यानी डी नंबर। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि हमारा ये सेशन आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दे, और जानकारी भी दे दे कि हम प्रत्येक चैप्टर का ऐसा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट करके लाएंगे आपके लिए, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेहतरीन और घातक साबित होगा। तो चलिए इसी के साथ आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, और अगला पार्ट इसी का एक पार्ट और हम बनाएंगे जो बहुत ही जल्द आपके बीच आएगा। तो जय हिंद, धन्यवाद।